नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन संबंधी रोग। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी नॉर्मल बातें जानेंगे कि हमारे द्वारा एक दिन में कितना यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का कलर किस कारण से येलोइश कलर का होता है। इसी तरीके की छोटी छोटी बातें आज हम जानेंगे। हम डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले तो फर्स्ट आता है कितना यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना बताइए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सॉरी लाइव चैट में। यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। और उस यूरिन का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ यूरिन कितना होगा? अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो तो जल्दी से लाइव चैट में लिखें। यूरिन का पीएच होता है 6। हमें सबके पीएच याद रखने, जैसे बकल कैविटी का था हमारा 6.8। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं जब भी पढ़ाऊं तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें ताकि आप उस टाइम नोट्स बनाते रहें। हमारी नोट्स में इतनी ज़्यादा बातों की एक्सप्लेनेशन नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। मेरे नोट्स ओनली आरबीएससी पर आधारित है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को नीट या एम्स तक के लेवल तक का थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ। बकल कैविटी का 6.8, स्टमक का कितना था? स्टमक में HCl था 1.8। अगर ये HCl हमारी स्किन पर पड़ जाए ना तो उसमें छेद कर सकता है। आप सोच लो कि कितना हार्मफुल है HCl जो हमारे स्टमक में है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना होता है? 7.8 pH। और हमारे ब्लड का तो आपको पता ही है, तो जल्दी से लाइव चैट में लिखिए कितना होता है। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ यूरिन। यूरिन का कलर जो होता है, देखिए यूरिन का कलर डिपेंड करता है पानी पर। हम जितना वाटर ड्रिंक करेंगे, मान लीजिए हमने ज़्यादा वाटर पीते हैं, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है 5 से 6 लीटर, तो हम इतना वाटर पिएंगे तो हमारा जो यूरिन होगा यानी मूत्र, उसका रंग होगा थोड़ा वाइट कलर का, ज़्यादा येलो नहीं होगा। अगर हम कम वाटर पीते हैं, कम पानी पीते हैं, तो फिर हमारे यूरिन का कलर होगा येलोइश कलर का। तो जो यूरिन का कलर है वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ये कैसे यूरोक्रोम कहाँ से क्या आ गया? देखिए यूरोक्रोम कैसे आया। आपको पता है हमारा स्प्लीन जो है, यानी कि प्लीहा जिसे हम कहते हैं, ये हमारा लीवर है, यहाँ से हमारा स्टमक होता है, और उसके आगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों होती हैं। ये हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारी छोटी आंत है, और यही होता है हमारा प्लीहा। यहाँ पैनक्रियाज होता है और इस साइड थोड़ा सा इस साइड ही होता है प्लीहा। तो देखिए प्लीहा यानी कि स्प्लिन, जिसे हम आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसमें 2 चीजें बनती हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों के दोनों जाते हैं यहाँ से लीवर में। जैसे ये मान लीजिए यहाँ से लीवर में चले गए, और यहाँ पे हमारी लीवर की जो सेल्स हैं, हमने लीवर के लिए एक स्पेशल नाम रखा था हिपैटिक। जैसे हिपैटिक होता है, हिपैटिक डक्ट, इससे जो रोग होंगे वो हिपैटिक से ही होंगे, और इसके जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे हिपैटोसाइट्स।
अब आपको पता है हमारा लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल रिलीज करता है, और ये बाइल जाकर के पैनक्रियाज में स्टोर हो जाता है, वहां से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बाइल जो है इसके द्वारा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। या तो इन्हें हिपैटोसाइट, लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स कैप्चर कर लेंगी और ले जाती हैं किडनी के पास, और किडनी इन्हें रख लेता है। इस कारण हमारी यूरिन का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर का। अब ये वहां पे जाके जो बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन है ये यूरोक्रोम में चेंज हो जाता है। बाइल जो है ये जाएगी यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद बाइल के साथ साथ क्या है, दोनों बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों इसके साथ गए हुए हैं, लीवर में गए थे। अगर लीवर में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को लीवर के सेल्स ने कैप्चर कर लिया है तो वो किडनी में जाएंगे। अगर उन्हें लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स कैप्चर नहीं करती हैं तो वो जाता है बाइल के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब इसमें से बाइल में से कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे बाइल जूस यूज करने के बाद इसके साथ इसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, और इस कारण ही हमारे पोटी का कलर होता है येलोइश, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। और जो हम यूरिन रिलीज करते हैं, देखिए जो हमने यूरिन रिलीज किया उसमें क्या है, यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी लाइव चैट में लिखिए। यूरिया का फॉर्मूला है हमारे पास NH2CONH2। देखिए यूरिन हमने रिलीज किया हमारी बॉडी से, तो इसके साथ इसमें यूरिया जाता है। यूरिया प्लस में वाटर कुछ और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ये यूरिया बाहर जाने के बाद अमोनिया में बदल जाता है। इस कारण कभी आप पब्लिक वॉशरूम से टॉयलेट्स में गए होंगे तो आपको कितनी घटिया स्मेल आती है, काफी घटिया स्मेल आती है, गंदे किस्म की। तो वो अमोनिया की होती है वो स्मेल, क्योंकि हमारा यूरिया बाहर जाने के बाद टूट जाता है अमोनिया में। देखिए हमने यूरिन प्रोड्यूस किया है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर। हम यूरिया कितना प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपको अंदाजा हो तो जल्दी लिखिए, 25 से 30 ग्राम पर डे। अब बाकी की जो मात्रा है उसमें वाटर हो जाता है। अब हम देखेंगे रिनल डिसऑर्डर्स यानी कि उत्सर्जन संबंधी रोग। फर्स्ट आता है हमारा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन यानी कि स्टोन पत्थर, स्टोन को पत्थर कहते हैं, किडनी यानी वृक्क, यानी वृक्क की पथरी। इसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, वृक्क की पथरी। ये जो स्टोन है ये कहीं पर भी बन सकता है। ये बनता है लीवर में भी बनता है। लीवर में किस कारण बनता है, लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल था उसके छोटे छोटे मिलकर के मॉलिक्यूल्स फिर वो एक स्टोन का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ किडनी की बात चल रही है तो हम किडनी स्टोन के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि ये हमारी किडनी है, फिर उसमें ये मूत्रवाहिनी और ये मूत्राशय। तो वो किडनी है, वो स्टोन यानी पथरी है, वो किडनी के अंदर भी हो सकती है, मूत्रवाहिनी के अंदर भी हो सकती है, या फिर मूत्राशय के अंदर भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब ये किडनी इस मूत्रवाहिनी के अंदर हो और अटक जाती हो, तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और जो पेशेंट होगा उसे पीड़ा युक्त मूत्र त्याग करना होता है और मूत्र में रक्त भी आ सकता है। हम पथरी को निकाल करके उस पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, और इस पथरी को निकालने के लिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी से प्रेशर बढ़ेगा तो आगे से रख सकती है, नीचे निकल आएगी, फिर यहाँ से आसानी से जा सकती है। अब ये वृक्क की पथरी यानी कि किडनी स्टोन ये किसका बना होता है, ये यूरिक एसिड या फिर ऑक्जेलेट
कैल्शियम ऑक्जेलेट सॉल्ट्स के कारण होता है। कोई बंदा अगर कैल्शियम की ज़्यादा टैबलेट्स लेता है तो उसके अंदर पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आप कैल्शियम की कोई टैबलेट लेते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इससे हमारे रिनल कोइल होता है कोलिक, यानी कि पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और जांघों की ओर फैलता जाता है वो दर्द। तो इससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फिर से सर्जरी से निकलवा भी सकते हैं हम। नंबर 2 आता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, यहाँ ई भी हो सकता है या फिर आई, या ई या आई आप कुछ भी लगा सकते हो। जहां लास्ट में यूरिया आ जाए, मतलब वो यूरिन में हो है, उसमें यूरिन में वो कारण होने से उसको ये रोग नाम दिया गया है। देखो ग्लाइको से हो जाएगा ग्लूकोज यानी शर्करा। जब हमारे यूरिन में या फिर मतलब कि अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, सॉरी पेन थोड़ा चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा यूज कर लेंगे। ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। इस रोग अवस्था को क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। इसकी रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? डायबिटीज मेलिटस। देखिए क्या होता है, हमारे जो नेफ्रॉन होता है, ये है हमारा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में यहां होता है ग्लोमेरुलस, छोटी छोटी कैपिलरीज है ये। तो ग्लोमेरुलस है, इसमें से कुछ ग्लूकोज भी यहां आ जाता है, राइट। पूरा अच्छे से फिल्ट्रेट तो होता नहीं है कि ब्लड तो आगे चला जाए और जो यूरिया है वो अलग हो जाए, इसके साथ कुछ अलग चीजें भी आती हैं। मान लीजिए ग्लूकोज आ गया है, तो इसे हटाएंगे कैसे? यहाँ ये पीसीटी में आता है, जब यानी समीपस्थ नलिका में आता है, तो यहाँ से रीअब्जॉर्बिंग होती है, ब्लड में रीअब्जॉर्बिंग होती है और वापस से ग्लूकोज को ले लिया जाता है। लेकिन ग्लाइकोसूरिया में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ जाती है। भाई पीसीटी की भी कोई लिमिट है, ये इतनी है नहीं, मतलब ओवर लिमिटेड हो जाए हर किसी को जितना भी ग्लूकोज है उसे रीअब्जॉर्बिंग कर लेगी। कुछ ग्लूकोज जो होगा वो नहीं जा पाता है। तो इस ग्लूकोसूरिया में हमें इसका कारण ही क्या है? यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। तो जो पीसीटी है उसके द्वारा रीअब्जॉर्बिंग में सारा ग्लूकोज नहीं लिया जाता है कि भाई सारा ग्लूकोज इसके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो इस कारण से हमारी जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। कुछ टर्म्स हैं, जैसे ग्लाइकोसूरिया, लास्ट में यूरिया आया, उस चीज़ में यूरिया की ज़्यादा मात्रा होगी। जैसे हम और ले लेते हैं 3rd नंबर पे एल्बुमिनूरिया। एल्बुमिन यूरिया मतलब यूरिया में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? एल्बुमिन की। एल्बुमिन प्रोटीन होता है ना, एल्बुमिन इन यूरिन। इसी तरीके से ओलिगोयूरिया, लास्ट में बताऊंगी इन सभी का एक साथ, पहले सभी के नाम देख लेते हैं। ओलिगोयूरिया। नंबर 5 प्रोटीन यूरिया। इसी तरीके से पोलीयूरिया। काफी है। नंबर 7 कीटोन्यूरिया, पाईयूरिया,
हेमेटोयूरिया, हेमेटोयूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया। और बाकी बच्चे मैं आगे पढ़ाऊंगी, पहले इन्हें देख लेते हैं। ओलिगोयूरिया, यानी कि इसमें यूरिया में क्या होगा, हमारे जो यूरिन होगा वो काफी कम हो जाएगा। ओलिगोयूरिया में यूरिन है वो काफी कम हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया, यानी कि इसमें प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी यूरिया में, मूत्र में। पोलिन्यूरिया, यानी कि काफी ज्यादा यूरिन हमारे शरीर में बनने लग जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन के द्वारा जो वाटर होगा उसका रीअब्जॉर्ब नहीं होने के कारण उसमें यूरिन जो है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसे हम कहते हैं पोलीयूरिया, यानी कि बहुमूत्रता। देखिए, ओलिगोयूरिया में यूरिन की मात्रा कम हो गई थी और पोलीयूरिया में यूरिन की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो नेफ्रॉन होगा उसमें वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता उसमें, इस कारण से उसमें यूरिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और इसे हम कहेंगे पोलीयूरिया। नेक्स्ट आता है पाईयूरिया, यानी कि हमारे बॉडी में प्यूसेल्स ज्यादा हो जाता है, यानी कि मवाद कोशिकाएं ज्यादा हो जाएंगी, प्यूसेल्स। यानी कि प्यूसेल्स। हेमेटोयूरिया, ये हम जो कीटोयूरिया और हेमेटोयूरिया रह रहा है ये हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हेमेटोयूरिया, यानी कि यूरिया में हिमेटो यानी आरबीसीज की ज्यादा संख्या हो जाएगी। आरबीसीज यानी कि ब्लड जो होता है वो आरबीसी के कारण ही रेड कलर का होता है, यानी कि ब्लड इन यूरिया। देखिए, जो हमारा नेफ्रॉन होगा, जैसे कि ये नेफ्रॉन है, पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। इस नेफ्रॉन में यहां पर ग्लोमेरुलस है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग से जो फेंट्रिया होता है इसमें वो भी काफी बड़ा हो जाता है। और जो आरबीसीज है, इस कारण से ये आरबीसीज जो होंगी ये भी इस बोमन सैम्पुट यानी कि बोमन कैप्सूल में आ जाएंगे और पीसीटी इसका रीअब्जॉर्बिंग नहीं कर पाता। इस कारण से ब्लड यूरिन आएगा, सॉरी यूरिन की भी गलत लिख दी है मैंने, यूरिन, यानी कि ब्लड में यूरिन में ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारा ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग आ जाती है। ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग को क्या कहेंगे ये हम थोड़ा बाद में डिसीजन करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए, यूरिन में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी तो इससे हमारे यूराइन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश कलर का, यानी पिंक कलर का, या फिर रेडिश, पिंकिश या रेडिश इन कलर। अब नेक्स्ट हमारा आता है कीटोन यूरिया, यानी कि कीटोन बॉडीज इन यूरिया। इन यूरिन यानी कि मूत्र में कीटोन काय ज्यादा हो। कीटोन काय जैसे कि एसिटोएसिटिक एसिड, कीटोन काय का एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। मतलब कीटोन बॉडीज का यूरिन में ज़्यादा होना, जैसे कि एसिटिक एसिड जो है अगर इसकी मात्रा यूरिन में बढ़ जाएगी उसे हम कहेंगे कीटोन यूरिया। तो इसे समझे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बंदा बना लेते हैं हम यहाँ पर, जब कोई फास्ट रखता है यानी कि व्रत रखता है तो व्रत के टाइम हमें ग्लूकोज नहीं मिलती, हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है, क्योंकि हम खाना नहीं खाते और खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है, शर्करा मिलती है। तो
जैसे कि यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है और यहाँ हमारा लीवर है, तो हमारे लीवर में क्या स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन, जो एक ग्लूकोज का एक रूप होता है, एक फॉर्म होती है। हमारे शरीर में जब हम खाना नहीं खाते तो ये ग्लाइकोजन है, ये टूटता है, ग्लूकोज में बन जाता, टूट करके यानी कि ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसे प्रेरित कौन करता है? तो इसे प्रेरित करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन जाता है और लीवर में ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है उस पे अटैक करता है और वो ग्लूकोज में बदल जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल जाती है। तो लीवर में इतना ग्लाइकोजन भी नहीं होता कि ये सारे दिन चल सके। तो हमारी बॉडी में जो फैट होती है, मान लीजिए फैट है, फिर इस फैट का ब्रेकडाउन होने लग जाता है और ग्लूकोज बनना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट क्या हुआ, पहले किसी ने मान लीजिए फास्टिंग की तो उसके शरीर में ग्लूकागोन रिलीज हुआ। कहाँ से? पैनक्रियाज से। और जाकर के इसमें लीवर में जो ग्लाइकोजन था उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दिया। तो इस तरीके से हमें ग्लूकोज मिल गई। अब लीवर में इतना ग्लाइकोजन है नहीं कि हमें हमेशा ही काम चलता रहे। तो सेकंड आता है ग्लाइकोजन के खत्म होने के बाद, यानी कि आफ्टर ग्लाइकोजन इज यूज्ड, लिपिड्स कैन यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी, यानी कि वसा का यूज किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। और इसके बाद कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं। जिससे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस की जाएंगी, जिससे यूरिन में कीटोन बॉडीज की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी और इसे हम कहेंगे कीटोन यूरिया। हमने 9 रीनल डिसऑर्डर्स देख लिए थे। अब हमारा 10वां रीनल डिसऑर्डर आता है हीमोग्लोबिन यूरिया। यानी कि यूरिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा उपस्थित हो। HB इन यूराइन, हीमोग्लोबिन को HB से लिखते हैं। जहां RBC आए उसे हमने कहा था हेमेटोयूरिया, और जहां हीमोग्लोबिन आए उसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। याद हो तो हमने पढ़ा था हीमेटोयूरिया, यानी कि आरबीसीज हैं वो यूरिन में चले जाएंगे और आरबीसी के कारण ही ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो इसे हम कह सकते हैं ब्लड इन यूरिन, जिसके कारण जो यूरिन का कलर होगा वो पिंकिश या रेडिश कलर का होता है। तो हीमेटोयूरिया में क्या था, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है यूरिन में, और हीमोग्लोबिन यूरिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है यूरिया में। नंबर 11 आता है एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया मैंने बताया था जहां भी लास्ट में यूरिया आ जाए मतलब उसकी मात्रा यूरिया में ज्यादा है। तो देखिए एल्कैप्टोन्यूरिया में क्या होगा, यानी कि यूरिन में एल्कैप्टोन एसिड की ज्यादा मात्रा है। इस कारण से हमने से क्या कहा है, एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन इन यूरिन, यूरिया नहीं यूरिन, या इसे होमोजेनेटिक एसिड भी कहा जाता है। होमोजेनेटिक एसिड
जब एल्कैप्टोन जो है ये वायु के संपर्क में आता है, या जब ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। एल्कैप्टोन जब हम उसे रिलीज करते हैं, यूरिन में जब एल्कैप्टोन होगा तब उसे रिलीज करेंगे, तो जब वो एटमॉस्फेयर यानी कि वायु के संपर्क में आएगा तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इस कारण से हमारे यूरिया का कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर। इससे होने वाले डिजीज को कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज, ब्लैक यूरिन डिजीज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये एटमॉस्फेयर या वायु के कारण कैसा कलर हो गया इसका, ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर होने के कारण इसे हमने कहा है ब्लैक यूरिन डिजीज। इसे हिंदी में कहा जाता है कृष्णमूत्र रोग। कृष्ण जो होता है वो काले कलर का होता है, कृष्ण नाम, यानी कि काले को हम संस्कृत में कृष्ण कहते हैं, तो इसे कहा है कृष्णमूत्र रोग। अब नेक्स्ट नंबर 12 आता है हमारा, नेक्स्ट है यूरेमिया। यूरेमिया, इसमें लास्ट में यूरिया नहीं है, आगे यूरी है, ओनली यूरी माप, लास्ट में इसका सफिक्स है, प्रीफिक्स है यूरी। तो मतलब कि ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होना, टू मच यूरिया इन ब्लड, इट इज कॉल्ड यूरिमा। ऐसा कब होता है कि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होने लग जाए? जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेलियर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम डायलिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी अपोहन के बारे में। किडनी फेल हो जाएगी तो जो ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी से जो ब्लड आया था जिसमें ऑक्सीजन था और यूरिया था, वो ऑक्सीजन सेल्स को देने आया था और यूरिया को अलग करवाने आया था ब्लड से। लेकिन जब हमारी किडनी फेल हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, तो जो ब्लड होगा रीनल वेन के माध्यम से जो ब्लड जाएगा उसमें यूरिया होगा, क्योंकि वो अलग नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी किडनी फेल हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती जाती है और होती जाती है, उसे हम कहते हैं यूरिमा। आपको याद हो तो मैंने आपको ग्लाइकोसूरिया में एक बात बताई थी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं, जिस कारण से हमारे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उस ग्लोमेरुलस में जो सूजन हुआ है उसकी ये एक डिजीज होती है, उसका नाम क्या है ये अब हम देखेंगे। नंबर 13 आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जहां भी लास्ट में टिस आ जाए, ITIS, उसका मतलब है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। तो यहाँ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। यहाँ आर नहीं आएगा, ये हो गई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जहाँ लास्ट में टिस आ जाए मतलब वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे आर्थराइटिस, आर्थ्रो, जहाँ लास्ट में आर्थ्रो आए, आर्थ्रो वो संबंधित होगा हमारे जॉइंट्स से, यानी कि हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन आना क्या कहलाता है, आर्थराइटिस। इसी तरीके से हिपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, जो हिपेटाइटिस है ये देखिए मैंने बताया था कि हिपैटिक जो नाम है वो लीवर से संबंधित है, ऐसे कहेंगे लीवर में इन्फ्लामेशन यानी कि यकृत में सूजन आ जाए उसे कहेंगे हिपेटाइटिस।
इसी तरीके से है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यानी कि किसमें इन्फ्लामेशन होगा, यहां आई भी हो सकता है वाई की जगह, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूत्राशय, यानी मूत्राशय में सूजन को सिस्टाइटिस कहते हैं, जो कि जीवाणु के द्वारा संक्रमण से होता है और इसके कारण पेशेंट को बार बार पीड़ादायक और जलन युक्त यूरिन त्याग करना होता है। नंबर 15 आता है पीलिया। देखिए, पीलिया नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा यूरिन होगा वो कैसा कलर का होगा, येलो कलर का, क्योंकि उसमें पित्त जो है, पित्तवर्णक यानी बाइल पिगमेंट है, इनकी मात्रा ज़्यादा होगी और इसके कारण यूरिन है वो येलोइश कलर का होगा। तो ये हमने 15 रीनल डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। हमने एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो और पढ़ा देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है, वो है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कि अन्य उत्सर्जन अंग। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो देखिए, आपको पता है जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो किसके द्वारा हमारे शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं, किडनी के द्वारा। इसी तरीके से और भी ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे हमारे लंग्स, लीवर, स्किन, सलाइवा। तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है लंग्स, यानी कि फेफड़े। फेफड़े किस तरीके से हमारे उत्सर्जन अंग में भाग लेते हैं, कैसे उत्सर्जन अंग है। तो आपको पता है जो लंग्स हैं वो CO2, हमारे शरीर से CO2 बाहर करते हैं। अभी CO2 कहाँ से बनी, आपको पता है हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है। अगर किसी को पता है वो रिएक्शन क्या है तो जल्दी से लाइव चैट में लिखिए। तो वो प्रोसेस है ग्लूकोज जो है और ऑक्सीजन। ग्लूकोज से हमें ATP बनाना होता है और साथ में एक गैस रिलीज होती है CO2। ये CO2 अब हमारे शरीर में कोई काम की नहीं होती। इसे बाहर कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हमारे लंग्स हेल्पफुल होते हैं। लंग्स हमारे, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें O2, CO2 कई तरीके की गैसेस जाती हैं, लेकिन जब हम रिलीज करते हैं तो उसमें CO2 और O2 की कम मात्रा होती है, लेकिन CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें लंग्स में हमें पता है CO2 रिलीज की जाती है लंग्स के द्वारा, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि पर मिनट में कितनी CO2 रिलीज की जाती है लंग्स के द्वारा। अगर किसी को पता हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो राइट आंसर होगा इसका 200 ml इन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 200 ml CO2 हमारे शरीर से रिलीज होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है जो नीड्स, एम्स या जिपमर के लिए आ सकती है कि 1 मिनट में हमारे द्वारा, हमारे फेफड़ों के द्वारा कितनी CO2 रिलीज की जाती है, तो वो होगी 200 ml। नेक्स्ट आता है लीवर, यानी कि यकृत। सेकंड है लीवर, यानी कि यकृत। लीवर हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, देखिए, जो हमारा प्लीहा होता है, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं,
मान लीजिए हमारा प्लीहा। इस प्लीहा में दो चीज़ें बनती हैं, एक है बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ आरबीसी की डेथ होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की डेथ होती है। अब ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन यहाँ से जाते हैं लीवर के अंदर। लीवर में जाने के बाद इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का उत्सर्जित कर रहे हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, और हमारे लीवर कोलेस्ट्रॉल का भी स्राव करती है। साथ में वो कुछ ड्रग्स का, यानी कि मेडिसिन्स जो होती है, मेडिसिन्स आती हैं, वो हमारी हेपेटोसाइट के द्वारा या तो कैप्चर कर ली जाती हैं। तो यहाँ कैप्चर करने के बाद इसे भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से जो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स हैं वो भी रिलीज़ की जाती हैं। साथ ही कुछ हार्मोन्स जो डिगार्ड हो चुके हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी कि इसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन कुछ भी हो सकता है, उन्हें हम स्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन यानी एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स कहलाते हैं, और वो भी डिगार्डेड। साथ में कुछ विटामिन्स भी लीवर के द्वारा हमारे शरीर से बाहर किए जाते हैं। ये विटामिन्स, ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर में विटामिन्स एब्सॉर्ब नहीं होते, स्टोर नहीं होते, वो स्टोर होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो स्टोर नहीं होते। जैसे हमारी मेडिसिन्स या फिर ड्रग्स जो हैं वो हमेशा के लिए हमारी बॉडी में रहते नहीं हैं। जैसे हमने कभी बचपन में पीसीएम खाई होगी तो वो क्या हमारे शरीर में आज तक मौजूद है? नहीं, वो हमारे शरीर में लीवर या फिर किडनी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इसी तरीके से विटामिन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स को स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उन्हें भी रिलीज कर दिया जाता है। तो विटामिन्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये दोनों डिगार्डेड होंगे। डिगार्डेड स्टेरॉयड हार्मोन और डिगार्डेड विटामिन्स, इन्हें हमारे लीवर के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब नंबर 3 आता है स्किन, यानी कि त्वचा। देखिए, हमारी त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक स्वीट ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि, और दूसरी सेप्सियस सिबेशियस ग्लैंड, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसे याद करें कि सिबेशियस को ऑयल ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए, सिबेशियस यानी कि सिबेशियस से हो जाएगा सब्जी, और सब्जी पकाने के लिए हम पसीने का तो यूज़ करते नहीं है, ऑयल का यूज़ करते हैं। तो इसे याद हो जाएगा सिबेशियस यानी कि ऑयल ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड जो होगा, पसीना, वो थोड़ा नमकीन टाइप का होता है, मतलब उसमें नमक होता है, NaCl होता है, साथ में कुछ यूरिया भी होता है और लैक्टिक एसिड। कभी किसी ने पसीना टेस्ट किया हो तो आपने यूरिया भी टेस्ट कर लिया, समझ लीजिए। यूरिया, NaCl और लैक्टिक एसिड, ये तीनों होते हैं हमारी स्वीट ग्लैंड के द्वारा स्राव किए जाते हैं। अब आता है सिबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड के द्वारा क्या क्या? स्टेरोल्स, वैक्सेस और हाइड्रोकार्बन्स
ये रिलीज किए जाते हैं। स्टेरोल्स जो है ये ग्रुप ऑफ लिपिड है, वैक्सीज भी ग्रुप ऑफ लिपिड है, और हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन की लंबी लंबी चेन्स जो होती हैं, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये था हमारा अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, और साथ ही हमने रिनल डिसऑर्डर्स भी पढ़ चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।